आज की वीडियो में सीबीएसई क्लास 10 की जो आपकी ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, वो वाला चैप्टर हम स्टडी करेंगे और उसको अच्छे से इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि आपको इजीली एक बार में याद हो जाए और समझ में आ जाए। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टर्म है रिसोर्स। आप रिसोर्स से क्या समझते हो? कोई भी चीज, एनीथिंग इन नेचर विच इज ऑफ ह्यूमन यूज, यानी कि जो हमारे काम आए, प्लस जो इजीली टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल हो, यानी कि टेक्नोलॉजी के द्वारा आप उसको इजीली एसेस कर सको, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो और इकोनॉमिकल हो। इकोनॉमिकल का मतलब है सस्ता हो, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंसिव ना हो, और कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब है कि अब जब हम उसको नेचर से यूज करें तो वो प्रकृति को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो ये है हमारा टर्म रिसोर्स। अब रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन जो है वो अलग अलग तरीके से किया गया है। आपके चैप्टर में दे रखा है 4 तरीके से, 4 तरीके से। सबसे पहले हम द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, यानी कि जब रिसोर्सेज हमको किस ऑरिजिन से मिल रहे हैं उसके आधार पर हमारे दो तरीके के रिसोर्सेज हैं। पहला है एबायोटिक और है बायोटिक। एबायोटिक यानी कि दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग। एग्जांपल आपका सॉइल है, वाटर है, लैंड है, ये सब एबायोटिक में आ जाएंगे। और बायोटिक रिसोर्सेज का मतलब है दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर, यानी कि लिविंग सोर्स जो है हमारे। तो जो आपका फ्लोरा है, फोना है, फिश है, ह्यूमंस है, दे ऑल आर बायोटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट कैटेगरी इज एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो इस्तेमाल करते करते खत्म हो जाएंगे या रिप्लेनिश हो सकते हैं या नहीं। तो उसमें है रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स यानी कि वो रिसोर्सेज जिनको हम इजीली रिसाइकल कर सकते हैं और जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं, यानी कि जो एग्जॉस्ट नहीं होंगे। तो उसमें आता है हमारा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और टाइडल एनर्जी। उसके बाद है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं और एक बार अगर ये खत्म हो गए तो इनको हम रिप्लेनिश आसानी से नहीं कर सकते। सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके फॉसिल फ्यूल्स, एग्जांपल कोल एंड पेट्रोलियम। अब इसमें जो थोड़ी सी वो रिसाइक्लेबल मैं कह सकती हूँ, फॉर एग्जांपल मेटल्स है। मेटल्स आर आल्सो नॉन रिन्यूएबल बिकॉज वो नेचर में जो रिजर्व है उतने ही मौजूद है, आप उनको बना नहीं सकते, लेकिन वो रिसाइक्लेबल है। तो मेटल्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन रिन्यूएबल बट रिसाइक्लेबल। तीसरी है आपका ओनरशिप के आधार पर। ओनरशिप के आधार पर यानी कि सबसे पहले उसमें इंडिविजुअल, यानी कि जो रिसोर्सेज किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल एक गांव में जो किसान होता है उसका जो खेत होता है उसकी ओनरशिप होगी उसके ऊपर। अब हम अगर शहरों में देखें तो जो प्लॉट्स होते हैं, हाउसेस होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, दे आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स। कम्युनिटी रिसोर्स का मतलब है वो रिसोर्सेज जिनका जो एसेस है वो पूरी कम्युनिटी के पास होता है। फॉर एग्जांपल गांव में जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं, बरियल ग्राउंड्स होते हैं, यानी कि जो शमशान भूमियां होती हैं, तो वो तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करती है। प्लस आपके प्लेग्राउंड्स हो गए, पब्लिक पार्क्स हो गए, वो सारे के सारे अंदर आते हैं आपके कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज में। उसके बाद है नेशनल। नेशनल जैसे नॉर्मली अगर टिपिकली हम कहें तो जो भी रिसोर्सेज है वो पूरे एक नेशन को ही बिलोंग करते हैं, यानी कि किसी कंट्री के ही होते हैं सारे रिसोर्स। अब उसमें आपके जो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, उसके रोड्स हैं, सारी चीजें किसके अंदर आ गई? नेशनल रिसोर्सेज है। प्लस लैंड विद इन पॉलिटिकल बाउंड्री, यानी कि किसी भी देश की सीमा के तहत जहाँ तक उसकी जमीन होगी। प्लस ओशियन की अगर बात करें तो अप टू डिस्टेंस ऑफ 12 नॉटिकल माइल्स। कितना माइल्स? 12 नॉटिकल माइल्स। अब जमीन में जो डिस्टेंस है वो तो माइल्स किलोमीटर में नापा जाता है, लेकिन जो ओशियन की दूरी है वो नॉटिकल माइल्स में नापी जाती है। और 12 नॉटिकल माइल्स की वैल्यू है 22.2 किलोमीटर। ठीक है, तो वो हो गया आपका। अब आ जाओ इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज यानी कि वो रिसोर्सेज होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर एक कंट्री के नहीं है। फॉर एग्जांपल है इंडियन ओशन, हमारा इंडिया का पेनिनसुला टिप है, प्लस श्रीलंका भी उसमें लाई करता है। तो 200 किलोमीटर तक की जो बाउंड्री है हमारे इंडिया के पेनिनसुला टिप की, कितने तक की? 200 किलोमीटर तक की, वो तो आपकी इंडियन बाउंड्री में आएगी। और इधर जो श्रीलंका है उसका, लेकिन जो इन दोनों के बीच का मिड पार्ट है दैट इज ओपन ओशन एंड दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एन इंटरनेशनल अथॉरिटी। उन रिसोर्सेज को हम, यानी कि कोई भी कंट्री बिना परमिशन के या बिना उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती है, दैट अंडर इंटरनेशनल रिसोर्स। एंड द लास्ट कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें सबसे पहले आता है पोटेंशियल, यानी कि हमारे पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल तो है लेकिन अभी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनका इस्तेमाल कर सकें। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो हमारे इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है, राजस्थान और गुजरात। वहाँ पे हमें मालूम है ट्रेमेंडस विंड एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन अभी हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा है आपका डेवलप्ड रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जिनका हमने सर्वे कर लिया है क्वांटिटी का, क्वालिटी का, सब चीज का, और जिन्हें हमें मालूम है कितनी मात्रा में है एंड वी कैन
use them in future. After that we have stock. स्टॉक का मतलब है कि हमारे पास बहुत बड़ा स्टॉक उस रिसोर्स का अवेलेबल है नेचर में, और लेकिन अभी हमारे पास इतनी एक्स्ट्रा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस स्टॉक का इस्तेमाल कर सके। अगर फ्यूचर में हम टेक्नोलॉजी को एडवांस कर लेंगे तो हम उसको यूज कर पाएंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वाटर। वाटर इज अ कंपाउंड व्हिच इज मेड अप ऑफ टू गैसेस दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अगर वाटर को स्प्लिट करें तो हमें दो गैसेस मिलेंगी जो एनर्जी का भंडार है, एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टॉक। और लास्ट है आपका रिजर्व। रिजर्व इज अ सबसेट ऑफ स्टॉक। सबसेट यानी कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हमने उनका इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है, लेकिन हमें पता है कि फ्यूचर में हम उसको और ज़्यादा बेटर यूज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है द वाटर स्टोर्ड इन डैम्स। डैम्स में जो पानी होता है वो फ्लड को प्रिवेंट करता है, प्लस आप उसको इरिगेशन के इस्तेमाल में काम करते हो, टूरिज्म, बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हो, लेकिन जो मेन काम है डैम के वाटर को वो है जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो इंडिया में बहुत सारे डैम्स हैं लेकिन सबसे तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन रही है। तो हमें पता है कि हमारे पास अभी रिजर्व के फॉर्म में है, भविष्य में हम उससे लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ये है आपका रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप एंड डेवलपमेंट। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, या जो रिसोर्स प्लानिंग है वो जरूरी क्यों है। अब नेचर ने हमें जो भी चीज दी है उसकी एक लिमिट है ना, वो हमारी नीड्स के लिए तो बहुत है लेकिन हमारी ग्रीड्स के लिए काफी नहीं है। और ये बात कही थी महात्मा गांधी जी ने कि इंसान की नीड सेटिस्फाई करवाए इतना तो प्रकृति के पास है, लेकिन उसके लालच का पेट करने के लिए नेचर के पास इतना अवेलेबल नहीं है। अब जो रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं उसके तीन बड़े कारण हैं। एक तो जो इंसान का लालच है, ग्रीड ऑफ ह्यूमंस इज कॉजिंग लार्ज स्केल डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारा जो बढ़ता लालच है उसके वजह से डिप्लीट हो रहे हैं रिसोर्सेज। दूसरा है जो रिसोर्सेज है वो कुछ हाथों में इकट्ठे होकर रह जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो इसकी वजह से सोसाइटी में एक सेक्शन डिवाइड हो रहा है, रिच होता जा रहा है, जो पुअर है वो पुअर होता जा रहा है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स क्रिएट अ डिवीजन अमंग द सोसाइटी। और तीसरा जो है हमारा जो ओवर यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज से, उससे हमारे जो इकोलॉजिकल इंबैलेंस है वो क्रिएट हो रहा है। कैसे हो रहा है? ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं। तो ये सारे जो है दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब अगर हम चाहते हैं कि हम इन रिसोर्सेज को अपनी आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ के जाएं, तो हमारा केयरफुल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का करना, उनको कंजर्व करना बहुत जरूरी है। एंड वी नीड टू ऑप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ व्हाट डज दिस टर्म मींस? सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि हम ऐसी डेवलपमेंट करें कि हम अपने आज के लिए भी डेवलप करें, प्लस हम अपनी आने वाली जनरेशंस, फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी काफी कुछ छोड़ के जाएं। The development should take place without damaging the environment, and development should not compromise with the needs of future generation. Future यानी कि अपने लिए भी इस्तेमाल करें और प्लस जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी हम रिसोर्सेज छोड़कर जाएं। अब इसी चीज को लेकर जब ओवर डिप्लीशन हो रहा था तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे 100 से ज्यादा देश इकट्ठे हुए थे, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट फास्ट हो रहा है तो रिसोर्सेज बहुत तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं। तो सभी नेशंस ने सोचा कि अगर इसी स्पीड से रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 100 से ज़्यादा देश रियो डी जेनेरियो ब्राजील में इकट्ठे हुए थे 1992 में, और उन्होंने एक एजेंडा अडॉप्ट किया था, एजेंडा 21, एंड दैट वाज कंसर्न and that was related to environmental pollution, global warming, ozone layer depletion। उन्होंने यही बोला कि सभी कंट्रीज मिनिमम इतना एरिया अपने फॉरेस्ट के अंडर लगाएं, प्लस जो केयरफुली यूज करें अपने रिसोर्सेज को, उनको कंजर्व कैसे करें, ये सारी चीजें वहां पर बैठकर समिट में डिसाइड हुई थी। तो इसका जो नेम है, प्लेस है, और एक कॉन्फ्रेंस का नाम था हमारा UNCED, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज द फुल फॉर्म? UNCED, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, छोटा सा उसमें दे रखा है, ब्रीफ मैंने बता दिया। अब रिसोर्स प्लानिंग जरूरी क्यों है भाई? सारी चीजें जो रिसोर्सेज हैं वो सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तो है नहीं है कि हर जगह कोयला हर जगह गोल्ड मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इंडिया की कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे कोल रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे मिनरल रिजर्व्स हैं। तो उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना, उनका बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत ज़्यादा
जरूरी है। तो अब जो रिसोर्स प्लानिंग है इंडिया में, उसके 3 मेजर स्टेप्स हैं। इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग के क्या क्या मेजर स्टेप्स हैं। पहला है रिसोर्सेज जहाँ अवेलेबल है उनको आइडेंटिफाई करना और उनको अलग अलग कंट्रीज और फिर उनको सर्वे करना, फिर उनकी जांच करना कि कितने एरिया में फैले हुए हैं, उनका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज प्लस मैपिंग, सर्वेइंग एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी। दूसरा है एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना जहाँ पे प्रॉपर टेक्नोलॉजी हमारे पास हो ताकि हम रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए। सबसे पहले रिसोर्सेज आइडेंटिफाई कर लिए हमने, कितनी क्वालिटी में है, क्या क्वांटिटी है उनकी और कितने एरिया में फैले हैं। दूसरा स्टेप है ऐसी एक टेक्नोलॉजी को लेकर आना ताकि हम रिसोर्सेज का अच्छे से यूज कर सके लेकिन बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए। और तीसरा है जो हमारे रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स हैं उनको हमारे देश के विकास के डेवलपमेंट प्लान्स के साथ मैच करना है, यानी कि किसी भी देश की प्रगति उसके रिसोर्सेज के ऊपर डेवलप होती है, उसके डेवलपमेंट के ऊपर, तो उसके साथ उसको मैच करना। तो दीज आर द 3 बेसिक स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब ये कह रहे हैं कि भैया रिसोर्सेज का होना बहुत जरूरी है किसी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, लेकिन हमारे इंडिया के केस में तो नुकसानदायक साबित हुआ, बिकॉज जो फॉरेन इन्वेशंस हमारे इंडिया में जो लोग भी अट्रैक्ट हुए, दे वर ऑल अट्रैक्टेड बाय द वेल्थ एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में इतना सारा खजाना भरा हुआ था मिनरल्स का और गोल्ड का और इस सारी चीजों की, हमारे ऊपर आक्रमणकारी आते रहे। अब जो ब्रिटिशर्स जब उन्होंने देखा था इंडिया इज अ वेरी गुड प्लेस टू एक्सप्लॉइट, तो यहाँ आए, तो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत ज़्यादा आगे थे, तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, हमारे देश के रिसोर्सेज को बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया। तो यहाँ पर वो बात अलग हो जाती है कि भैया रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी तो है लेकिन उनका प्रॉपर यूज़ होना, प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें ना कि उसका एक्सप्लॉइट करें, तभी रिसोर्सेज किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम आ सकते हैं। अब अगला टॉपिक है भाई आपका रिसोर्सेज का कंजर्वेशन जरूरी क्यों है। जैसे कि मैंने बोला कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो हमारे नेचर में लिमिटेड रिसोर्स है ना, रिन्यूएबल नॉट रिन्यूएबल है, अगर हम उनको केयरफुली यूज नहीं करेंगे तो वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे और हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं छोड़ पाएंगे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व आवर रिसोर्सेज। सो ये पहला जो पार्ट है चैप्टर का, दैट व्हाट इज द रिसोर्स, द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, why resource planning is important, why their conservation is important, what are the 3 steps of resource planning in India, और क्या अच्छा रिसोर्सेज होंगे वो हमेशा डेवलपमेंट होगी। तुम्हारे इंडिया के केस में वो नेगेटिव रहा ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है। अगला टॉपिक है आपका लैंड रिसोर्स। अब आपको क्या लगता है इस लैंड और रिसोर्स, ऑफ कोर्स क्योंकि अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप लोग जब बैठे हो, क्योंकि जमीन नहीं होगी तो नेचुरल वेजिटेशन, प्लांट पौधे नहीं होंगे, प्लस आपको जो फूड मिल रहा है, खाना मिल रहा है, आपको जो रहने की जगह मिल रही है, आपको जो बिल्डिंग्स आप बना रहे हो या जो भी इंस्टीट्यूशन हम खड़ा करते हैं, दैट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन लैंड फॉर इट्स सस्टेनेबिलिटी। तो लैंड एक इम्पॉर्टेंट एसेट है। अब हमारे इंडिया का जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके का है, करीबन जो 43% हमारा एरिया है वो प्लेन एरिया है, प्लेन यानी कि हाँ समतल जमीन है। उसके बाद जो हमारे माउंटेन्स हैं वो है करीबन 30%, क्योंकि हिमालय जो ऊपर का नॉर्दर्न साइड है दैट इज नॉट कवर्ड विद माउंटेन्स। फिर जो आपका सदर्न टिप है आपका इंडिया का, अरावली माउंटेन्स है वहाँ पर, और तो वो आपका 30% है, और जब प्लेटू रीजन है दैट इज अबाउट 27%। तो हमारे इंडिया का जो लैंड शेयर है वो इस तरीके का है, 43% तो प्लेन है, 30% माउंटेन्स है और 27% जो है वो प्लेटू रीजन है हमारी इंडिया का। अब ये जो लैंड है हमारे इंडिया की 100%, हमारे पास देखो पूरी लैंड का 100% इंडिया की लैंड का हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद नहीं है, सिर्फ 93% मौजूद है, क्योंकि जो हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनका डाटा थोड़ा सा कम है, प्लस हमारे जम्मू और कश्मीर का कुछ हिस्सा जो पाकिस्तान और चाइना के अंडर में ऑक्यूपाइड जो हिस्सा है, जो POK और LOC वाला, उसका हमारे पास पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद नहीं है, लेकिन 93% हमारे पास है। अब वो जो हमारी लैंड है इंडिया की वो किन किन पर्पस के लिए कैसे कैसे यूज होती है, सबसे पहले है फॉरेस्ट, यानी कि जो जंगल वाला एरिया है उसको हटा दो, दैट इज अबाउट 20 अकॉर्डिंग टू द फिगर ऑफ 2002 to 2003 करीबन 20 से 21% हिस्सा फॉरेस्ट के लिए अवेलेबल है इंडिया के पास। फिर वो लैंड जो कल्टीवेशन में नहीं है, यानी कि ना उसके ऊपर फॉरेस्ट है ना ही उसके ऊपर खेती होती है, कुछ भी काम नहीं होता है, तो बैरन और वेस्ट लैंड है, यानी कि जो खाली पड़ी हुई जमीनें बंजर है, प्लस जिसमें हमारी बिल्डिंग्स, रोड्स और घर हैं, तो वो आती है हमारी नॉट फॉर कल्टीवेशन वाली सी में। फिर उसके अलावा कुछ हमारा पैस्चर और ग्रेजिंग लैंड है, यानी कि जो जानवरों के हमने चरने के लिए मैदान छोड़ रखे हैं,
प्लस जहाँ पे अपने आप ही जो जंगली पेड़ पौधे उगाते हैं वो वाला हिस्सा है, प्लस एक वेस्ट लैंड है यानी कि जिसमें 5 साल से ज़्यादा हमने कोई खेती नहीं की है लेकिन वो कल्टिवेबल है, यानी कि अगर आप चाहो तो उसके ऊपर आप खेती कर सकते हो। फिर फैलोलैंड्स यानी कि पुराना ट्रेडिशनल मेथड हुआ करता था लैंड को रिप्लेनिश करने के लिए, खेती करने के बाद उसको खाली छोड़ देते हैं ताकि अपने आप को मिट्टी रिप्लेनिश कर ले, तो इस तरीके की फैलोलैंड इंडिया के पास है। फिर इसके बाद है नेट सोन एरिया यानी कि पूरा टोटल एग्रीकल्चरल एरिया एक ईयर में आप उस पर कितनी खेती करते हो, दैट कम्स अंडर नेट सोन एरिया। अब जो इंडिया का जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है, पहले जो फॉरेस्ट एरिया था वो ज़्यादा था, फिर वो ब्रिटिश कॉलोनियल राज में थोड़ा सा कम हुआ, फिर अब उसमें थोड़ा सा इंक्रीज, बिकॉज जो गवर्नमेंट है उसने इनिशिएटिव लिया है टू इम्प्रूव द एनवायरमेंटल कंडीशन, तो वो धीरे धीरे थोड़ा सा हमारा इंक्रीज कर रहा है। अब लैंड जो है उसको हम यूज तो कर रहे हैं लेकिन वो डिग्रेड भी कर रहे हैं। लैंड का डिग्रेडेशन होने का सबसे बड़ा कारण है डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं ना, ये हमने चीजें पढ़ी हैं पहले क्लासेस में भी। तो जहाँ पेड़ नहीं होंगे तो वहाँ की जो मिट्टी है दैट वुड बी वेरी इजीली एक्सेसिबल टू इरोजन, यानी कि जब पानी और हवा का जरा सा भी भाव आएगा तो मिट्टी टॉप फर्टाइल सॉइल चली जाएगी, लैंड डिग्रेड हो जाएगी। प्लस जो वेस्ट वगैरह हम लोग सीधा लैंड में डंप कर रहे हैं तो उससे लैंड आपकी डिग्रेड हो रही है, पॉल्यूट हो रही है। प्लस जो माइनिंग और क्वेरिंग एक्टिविटीज हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, यानी कि कोई जगह पे जब का खदान निकलती है तो उस लैंड को हम बुरी तरीके से नष्ट करके छोड़ देते हैं। प्लस जो ओवर ग्रेजिंग है वो इसका कारण है लैंड डिग्रेडेशन का। तो यहाँ पे बहुत सारे रीजंस दे रखे हैं ह्यूमन, और बेसिकली ऑल आर ह्यूमन एक्टिविटीज, इनमें से कोई भी नेचुरल फैक्टर नहीं है जो लैंड डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। प्लस हमारे इंडिया का जो इरिगेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा नहीं है, वैसे पानी का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं करते, तो जो ओवर इरिगेशन की वजह से ये जो पानी है वो मिट्टी में भरा रहता है जिसकी वजह से सॉइल की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो जाती है। तो वाटर इरोडेड एरिया है करीबन 56%, फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया है आपका 26%, और जो सलाइन और अल्कलाइन लैंड है यानी कि जो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई है वो है हमारी 6%, और विंड इरोडेड एरिया है करीबन 10%। अब इंडिया में जो लैंड डिग्रेडेशन है वो सारी स्टेट्स में अलग अलग है, मतलब क्योंकि हर स्टेट का रीजन अलग अलग है लैंड की डिग्रेडेशन का। जैसे कि जो हमारी स्टेट्स है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इनमें जो मेजर कॉज है लैंड डिग्रेडेशन का वो है डिफॉरेस्टेशन, और डिफॉरेस्टेशन हमने किसके लिए किया है, माइनिंग के लिए, क्योंकि हमारी जो स्टेट्स हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी और उड़ीसा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा माइंस पाई जाती हैं, और उन माइंस को एक्सकेवेट करने के लिए हमने वहाँ पे लार्ज स्केल पेड़ों को काट दिया है जिसकी वजह से लैंड वहाँ पे डिग्रेड हुई है। दूसरा जो आपकी स्टेट है गुजरात, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र, वहाँ पे ओवर ग्रेजिंग, क्योंकि बेसिकली जो हमारे कैटल रेयरिंग है वो इन स्टेट में सबसे ज़्यादा होती है, और उसी वजह से वहाँ पे ओवर ग्रेजिंग की वजह से लैंड, क्योंकि जब जानवर जो चरते हैं तो जो छोटे छोटे नन्हे पौधे होते हैं उनको पैरों से कुचल देते हैं या उनको अपरूट कर देते हैं, खींच देते हैं खाते समय, तो जिसकी वजह से मिट्टी बंजर हो जाती है वहाँ। फिर जो हमारी पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी यानी कि जो हमारे मोस्ट फर्टाइल यानी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है, अब वहाँ पे जो लैंड डिग्रेडेशन का रीजन है वो है इरिगेशन, यानी कि जो प्रॉपर मेथड्स ऑफ इरिगेशन वो लोग फॉलो नहीं करते जिसकी वजह से लैंड इरिगेट हमारी डिग्रेड हो रही है। और कई बार जो हमारे मिनरल प्रोसेसिंग यानी कि जो हम मिट्टी और चूना पीसते हैं सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, लाइम स्टोन इंडस्ट्री के लिए, तो उसकी डस्ट हवा में उड़ती है, और जब वो डस्ट सेटल डाउन करती है ज़मीन पे तो वो मिट्टी को पानी नहीं सोखने देती है, लेयर जैसी बना लेती है, जिसकी वजह से जो पानी है वो मिट्टी में सोख पी नहीं पाता है, और जिसकी वजह से इट कॉजेज द सॉइल टू बिकम अल्कलाइन, मतलब सॉल्टी हो जाएगी, पानी पर लेयर जैसा बना लेगा एंड विल डिग्रेड द सॉइल। और दूसरा जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं आप उसको सीधा सीधा लैंड में वाटर में डंप कर रहे हो, तो दे आर ऑल द रीजंस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अब इसको क्या सही करने का कोई तरीका है, सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन का उल्टा आ गया आपका अफॉरेस्टेशन, जहाँ जहाँ हम ट्रीज प्लांट कर सकते हैं वहाँ पे लार्ज स्केल में ट्रीज लगाओ, शेल्टर बेड्स को प्लांट करो या ग्रासेस को प्लांट करो ताकि सैंड ड्यून्स को आप स्टेबलाइज कर सको, यानी कि छोटे छोटे पौधे या घास आप लगाओ ताकि जो बीच में लेयर जैसी बनाएंगे, तो हवा और पानी जब आपकी मिट्टी को बहाने की कोशिश करेंगे तो जो शेल्टर बेड्स हैं ये आपके शेल्टर बेड्स आर समथिंग लाइक दिस, जैसे यहाँ पे हमारा ये पूरा क्रॉप है तो यहाँ पे हम इधर घास का प्लांटेशन कर देते हैं इस तरीके से बीच बीच में, तो जब मिट्टी यहाँ से बहती है तो यहाँ कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट हो जाती है, तो हमारी जो सॉइल इरोजन है
उसको ये काफ़ी हद तक प्रिवेंट करते हैं शेल्टर बेल्ट से, ये काफ़ी सारा हेल्पफुल होते हैं। प्लस आप प्रॉपर मैनेज करो वेस्ट डिस्पोजल का, ओवर ग्रेजिंग को थोड़ा सा प्रिवेंट करो, और जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है उनको आप डंप करने से पहले प्रॉपर्ली डिस्चार्ज करो ताकि उनमें कोई भी हार्मफुल और पॉइजनस केमिकल्स ना रहे जो हमारे लैंड की क्वालिटी को डिग्रेड करें। तो ये सारे वो तरीके हैं जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन को थोड़ा सा प्रिवेंट कर सकते हैं। अब इस चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक है सॉइल एज अ रिसोर्स। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े आपने, उसके बाद फिर लैंड रिसोर्स पढ़ लिया, उसके बाद आप सॉइल। इस सॉइल इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारे प्लांट्स वगैरह की ग्रोथ है, ये जो प्लांट्स हमारे उगते हैं वो मिट्टी के ऊपर ही उगते हैं। इट इज अ होम ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो मिट्टी है वो उसके ऊपर वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मिट्टी के बनने के ऊपर जिम्मेदार है। तो रिलीफ फीचर्स हो गए आपके किस एरिया में, प्लस टेम्परेचर, विंड, प्रेशर, सूरज की जो धूप है, वाटर है, और पेरेंट रॉक यानी कि किस मिट्टी से मिट्टी बनी है, जिस पत्थर से, उन सब के ऊपर जो क्वालिटी है वो सॉइल की डिपेंड करती है। अब सॉइल की क्लासिफिकेशन है यानी कि किस पेरेंट रॉक से किस फीचर्स के अंदर मिट्टी बनी है उसके आधार पर सॉइल का क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले है एलुवियल सॉइल जिसको मोस्ट फर्टाइल सॉइल कहा जाता है। जो इंडिया का जो पूरा नॉर्दर्न प्लेन है वो एलुवियल सॉइल से भरा हुआ है क्योंकि वहाँ पे 3 सबसे बड़ी नदियां बहती हैं, इंदस, ब्रह्मपुत्र और गंगा, और ये जब अपने साथ आती हैं तो इतना सारा मिनरल, सिल्ट और क्ले लेकर आती हैं कि ये पूरे एरिया को बहुत ज़्यादा नरिश कर देती हैं क्योंकि जब ये समुद्र में मिलती हैं तो अपने पीछे ढेर सारा सिल्ट को छोड़ जाती हैं। तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं दे आर द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। और एलुवियल सॉइल हमें कहाँ मिलेगी, इन द डेल्टास ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। अब इसके पास क्या क्या है, इस मिट्टी में सैंड मिलेगा, सिल्ट मिलेगा और क्ले मिलेगा। प्लस इसमें जो आपका एज के आधार पे प्लस फर्टाइल होती है, इसके अंदर बहुत सारा प्रोपोर्शन है पोटैश का, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम का। तो ये किसके लिए अच्छी है, फॉर द ग्रोथ ऑफ पैडी, व्हाइट एंड व्हीट एंड अदर सीरियल्स। तो इसलिए एलुवियल सॉइल को अच्छा माना जाता है। प्लस एज के हिसाब से इसको 2 नाम दिए गए हैं यानी कि पुरानी एलुवियल, नई और पुरानी। तो जो पुरानी वाली है उसका नाम है आपका बांगर और जो नई वाली है उसका नाम है खादर। अब जो बांगर सॉइल है उसमें बहुत सारा कंकर मॉड्यूल्स होते हैं ना, कंकड़ पत्थर, छोटे छोटे महीन कंकड़, और जो आपकी खादर है उसमें ज्यादा महीन पार्टिकल्स हैं तो वो ज्यादा फर्टाइल होती है। अगर आपसे पूछा जाए आउट ऑफ बाबर एंड खादर, बांगर एंड खादर विच वन इज मोर फर्टाइल, तो जो आपकी खादर सॉइल है दैट इज मोर फर्टाइल बिकॉज इट कंटेन्स मोर फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। तो इसमें आपको एलुवियल सॉइल का यही पढ़ना है किस रीजन में पाई जाती है। प्लस इसके अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले होता है, पोटैश है, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम है जो किसकी खेती के लिए बहुत अच्छी है, व्हीट के लिए, राइस के लिए और सीरियल्स के लिए। और ये बनती कैसे है, 3 मेजर हमारे हिमालयन रिवर सिस्टम से, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, उनके द्वारा लाइगेंड सिल्ट से हमारी ये जो एलुवियल सॉइल है वो बेसिकली बनती है। उसके बाद सेकंड है आपकी ब्लैक सॉइल जिसको हम रेगर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ये बनती है लावा फ्लोज से, यानी कि जो हमारा वोल्केनिक वाला जो जहाँ पे वोल्केनोस इमर्ज होते हैं इंडिया में, डेक्कन प्लेटू वाला जो रीजन है आपका, वहाँ पे जो वोल्केनो से जब लावा फटकर निकलता है और जब लावा ठंडा होता है तो उसके डिपोजिशन से ये सॉइल बनी है, इसलिए इसको ब्लैक सॉइल कहा जाता है। एंड दैट इज द बेस्ट आइडियल सॉइल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। तो जो ब्लैक सॉइल दैट इज रिलेटेड टू कॉटन कहाँ पाई जाएगी, इन द प्लेटूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। एक्सट्रीमली फाइन क्ले यानी एकदम चिकनी मिट्टी होती है, क्लेई मटेरियल होता है और इनका जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा होती है। ब्लैक सॉइल बिकॉज़ इट इज मेड ऑफ फाइन क्ले पार्टिकल्स सो इट हैज द मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लाइम। तो प्लस जब ये मिट्टी सूखे वेदर में बहुत बड़े-बड़े इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं तो प्रॉपर एरेशन होता है, लेकिन ये मिट्टी इतनी चिपचिपी और लिसनी सी होती है कि अगर उसको हम हल्का रफ नहीं करेंगे तो उसके ऊपर खेती करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो स्टेट्स याद रखो, वोल्केनिक इरप्शन के फ्लो से बनती है। प्लस आइडियल फॉर कॉटन होती है, पाई जाती है प्लेटूज ऑफ महाराष्ट्र, मालवा एंड सौराष्ट्र। उसके बाद है आपकी रेड और येलो सॉइल, पाई जाएगी वही डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट्स में, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। और इसका जो रेडिश कलर है वो इस वजह से होता है क्योंकि जो कई बार हमारा आयरन है वो डिफ्यूज हो जाता है रॉक्स के अंदर और आयरन में क्या लगती है, जंग, रस्ट लग जाती है जिसकी वजह से इस मिट्टी का रंग जो है वो लाल हो जाता है। उसके बाद है लेटराइट सॉइल, ये डेवलप होती है जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है और अच्छी बारिश होती है, उन एरियाज में डेवलप होती है आपकी लेटराइट सॉइल। एंड इंटेंस लीचिंग,
लीचिंग का मतलब है कि जब बहुत ज़्यादा किसी मिट्टी पे पानी डाला जाए तो पानी जो है वो मिट्टी पीती रहती है, सोखती रहती है, तो वो हाई, उसका जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है इस मिट्टी का बहुत हाई हो जाता है, उस प्रोसेस को हम लीचिंग कहते हैं। ह्यूमस कंटेंट इसका बहुत कम होता है क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर मिट्टी पाई जाती है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ये आपकी कल्टीवेशन इसको पाया जाएगा कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में और हिल एरियाज में। उसके अलावा दैट इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी एंड कैशू नट्स। तो कर्नाटक और केरला में मिलती है, किसके लिए अच्छी है, टी और कॉफी के लिए अच्छी है और कैशू नट के लिए अच्छी है। उसके बाद आपकी एरिड सॉइल्स है, एरिड सॉइल्स यानी कि जिनमें सैंडी जो सैंड का कंटेंट है वो हाई होता है, डेजर्ट रीजन में ये पाई जाएगी, इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम होती है। वेस्टर्न राजस्थान में अगर इसको प्रॉपर्ली इरिगेट किया जाए तो हम इसको खेती के लिए इस्तेमाल में ले सकते हैं। उसके बाद है आपकी फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल यानी कि जो आपके माउंटेन रीजन्स में जो मिट्टी पाई जाएगी जनरली लोमी होती है और इसका ह्यूमस कंटेंट बहुत कम होता है क्योंकि जो लेटराइट सॉइल है वहाँ पर हाई टेम्परेचर की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये जो हमारी फॉरेस्ट सॉइल है वो लो टेम्परेचर वाले एरिया में पाई जाती है, इसलिए वहाँ पे ह्यूमस कंटेंट जो है वो काफी कम है। नाउ व्हाट इज सॉइल इरोजन? व्हेन द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल, तो आपकी सॉइल का आपने टाइप समझ लिया, फिर रिवाइज करा दूं। एलुवियल सॉइल की सबसे पहले मोस्ट फर्टाइल है, ब्लैक सॉइल है फॉर कॉटन, फिर आपकी रेड और येलो सॉइल की लेटराइट है, फिर एरिड है और लास्ट में है आपकी फॉरेस्ट सॉइल। ज़्यादा डिटेल में सारी सॉइल्स का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन जो आपकी एलुवियल है और ब्लैक है, प्लस ये किस एरिया में मिलती है, प्लस इनमें कौन सी क्रॉप्स आप ग्रो कर सकते हो, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। और ओल्ड एंड न्यू एल्यूमिनियम अच्छे से पढ़ लेना, खादर एंड बागर। नाउ सॉइल इरोजन, जब हमारा टॉप सॉइल का फर्टाइल कवर या तो हवा के द्वारा या पानी के द्वारा बह जाता है, इरोड हो जाता है, उस प्रोसेस को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। वैसे तो प्रकृति अपना बैलेंस में चलती है, जितनी मिट्टी बन रही है उतनी इरोड भी हो रही है, लेकिन हम ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये जो बैलेंस है वो बिगड़ गया है और जो फर्टाइल मिट्टी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्यों? रीजन वही है सारे, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, फिर वाटर लीचिंग है आपकी, ये सारे रीजंस हैं जो आपके सॉइल इरोजन को बढ़ाती हैं। अब टाइप ऑफ सॉइल इरोजन दे रखा है दो तरीके का, पहला है गली इरोजन, यानी कि जब बहता हुआ पानी, जैसे सपोज मिट्टी है, ऐसे रनिंग चैनल्स, बड़े बड़े गड्ढे बहाते हुए निकल जाते हैं, तो ये बड़ी बड़ी चैनल्स यहाँ पे डेवलप हो रही है, इसको हम बोलते हैं गली इरोजन, यानी कि गली जैसे मिट्टी को काटते हुए वहां से निकल जाता है, मिट्टी आपकी बुरी तरीके से खराब हो जाती है, आप उस पर फिर खेती नहीं कर सकते हो। जो आपका चंबल बेसिन वाला रीजन है, कभी आप लोग अगर आगरा से ग्वालियर गए होंगे तो रास्ते में जब चंबल पट्टी में देखा होगा मिट्टी के बड़े बड़े टीले हैं और हमने इसी तरीके की जो गैलीज टाइप की है वो बनी हुई है, तो दैट इज ऑल ड्यू टू गली इरोजन। फिर उसके बाद कुछ एरियाज में जैसे माउंटेन रीजन है और पानी कहीं से बहकर आ रहा है, तो अपने साथ पूरी जो शीट है, पूरी लेयर है मिट्टी की, उसको बहाकर अपने साथ नीचे ले जाता है, वो है हमारा शीट इरोजन। फिर उसके बाद विंड से भी बहुत ज्यादा इरोजन होता है, तो दो मेन है आपकी गली इरोजन, दैट इज फाउंड इन चंबल बेसिन, एंड दूसरा है आपका शीट इरोजन, ये होता है स्लोप के नीचे, यानी कि यहाँ से पहाड़ है तो ऊपर से जब पानी आएगा तो अपने साथ पूरी शीट के नीचे बहाकर ले जाएगा, दैट इज शीट इरोजन। अब आप इसको अगर आप प्लफिंग, अब और क्या रीजन हो सकते हैं, एक तो ये सारे हो गए विंड एंड वाटर, दूसरा अगर आप प्लफिंग अलग तरीके से करते हो, अप एंड डाउन द स्लोप, अप एंड डाउन द स्लोप यानी कि ऊपर और अलग तरीके से प्लफिंग करते हो अप एंड डाउन द स्लोप, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है सॉइल इरोजन का। अब सॉइल इरोजन को रोकने के लिए क्या करें? सबसे पहले प्लफिंग अराउंड द कंट्रोल लाइंस, ये आपका खेत है, अगर आप कंट्रोल लाइंस है इस तरीके की जो लाइंस होती है, तब आपने देखा होगा बेसिकली खेत में इस तरीके से कॉन्टूर्स बने रहते हैं, तो इससे क्या होता है मिट्टी यहाँ से लेके यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ इस तरीके से, तो जो मिट्टी हमारी वो बह नहीं पाती है, तो प्लफिंग अलोंग द कंट्रोल लाइंस कैन डीएक्सेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर। दूसरा है इसको हम वाटर प्लफिंग कहते हैं। प्लस आपने देखा होगा जो हिल्स होती है वहाँ पे ऐसे टेरेस बनी होती है, ऐसे काट के सीढ़ियाँ जैसी बना देते हैं पहाड़ पे, तो उससे भी आप शीट इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हो। दूसरा इसको हम टेरेस फार्मिंग के नाम से जानते हैं। अब है अगला हमारा स्ट्रिप्स, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रॉप्स के बीच में बड़ी बड़ी जो स्ट्रिप्स होती है घास की पट्टियाँ, उनको हम ग्रो कर देते हैं ताकि वो इरोजन को प्रिवेंट करती हैं, इसको हम स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। उसके अलावा है हमारे शेल्टर बेड्स, शेल्टर बेड्स को भी प्लांट करने से हम इरोजन, सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। एंड ओके, तो चार चीजें, प्लफिंग अराउंड द कंट्रोल लाइंस दैट इज नोन एज कंट्रोल प्लफिंग, फिर दूसरा था हमारा टेरेस फार्मिंग, फिर तीसरा था हमारा स्ट्रिप फार्मिंग और चौथा था हमारा
इरोजन को रोक सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर पूरा रिसोर्सेज कंप्लीट हो गया है। मैंने कोशिश यही की है कि इसमें कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं हो, प्लस अगर आप चैप्टर पूरा अच्छे से सुनोगे तो आपको चैप्टर बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट है भी नहीं है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर भी कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो।